तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की बात करते हैं तो इसको समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि ग्लूकोज था वो बदला पायरुविक एसिड में, लेकिन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल 2 बने क्योंकि पायरुविक एसिड में एक में 3 कार्बन है और ग्लूकोज में 6 है, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन बैलेंस्ड हो गए। लेकिन इस प्रोसेस को चलाने में 2 एटीपी मैंने खर्च किए। हाँ बिल्कुल सर बच्चों, फर्स्ट और थर्ड स्टेप बिल्कुल, फर्स्ट रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन में मैंने एटीपी कंज्यूम किए। सही है। साथ ही साथ मैंने 2 NADH2 बनाए भी थे। बिल्कुल वो सर 6th स्टेप, बिल्कुल 6th स्टेप के अंदर निकाल करके। लेकिन 6th स्टेप को चलाया 2 बार था, एक बार में 1 NADH2 तो 2 बार में 2, क्योंकि मेरे पास फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से 2 PgAl के मॉलिक्यूल बने। साथ ही साथ मैंने 4 ATP का फॉर्मेशन भी किया। बिल्कुल सर 7th और 10th स्टेप, 7th और 10th रिएक्शन के अंदर। ये हालांकि एक स्टेप में 2 बार चले, ये भी 2 बार चली थी, ये भी 2 बार, क्योंकि ग्लूकोज से PgAl के मॉलिक्यूल्स 2 बने थे अपने पास। बिल्कुल सर, है ना। तो ये तो मेरे पास हुआ ये कि 2 ATP खर्च हुए, 4 बने और 2 NADH2 का फॉर्मेशन हुआ। अगर मेरे से पूछा जाए कि भाई कितने ATP बने, तो 4 बने ना। 4 बने। कितने कंज्यूम हुए? 2 बने ना। तो कितने डायरेक्ट आपको गेन हो गए? तो फायदा 2 का हो गया ना, सीधा डायरेक्ट गेन हो गए। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस, तो 2 NADH2 आर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। सिंथेसाइज्ड ATP 4, यूज्ड ATP 2 और डायरेक्ट गेन कितने ATP का हुआ? 2 ATP का हुआ। तो अगर आपसे डायरेक्ट गेन पूछ ले जाए ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 ATP, सिंथेसाइज्ड पूछ ले जाए तो 4 ATP। अब जो ये NADH2 बने हैं ना बेटा, ये NADH2 भी आगे चल के ATP का फॉर्मेशन ही करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रोसेस अलग है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसकी डिटेलिंग हम बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं कि इस NADH2 से कैसे ATP बनने वाले हैं। अभी अपन इनको अभी केवल जी बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। तो हमने ग्लूकोज से सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो अपन देखिए ग्लूकोज से अपन ने ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट किया था और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल अपन ने बना लिए जी। साथ में यहाँ पे देखिए 2 ATP का यूज हुआ था, तो वो हमारे ये 2 ATP की 2 ATP का यूज हमने कर लिया। 2 NAD प्लस यहाँ पे रिक्वायर्ड थे हाइड्रोजन को निकालने के लिए, वो हमारे 2 NAD है। बने क्या हमारे पास 4 ATP और 2 NADH2। तो ये देखिए बच्चों 4 ATP और 2 NADH2, और ये जो 2 ATP यूज हुए थे इनसे 2 ATP बने थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। मतलब कि इस ओवरऑल प्रोसेस को अगर इक्वेशन में लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन आपके मॉड्यूल में गिवन है बच्चे। बस इक्वेशन में एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस पूरे स्लाइड पे अपन को, कि ये जो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये कहां से है। तो बच्चों याद करो, जो 6th स्टेप में 2 फॉस्फेट अपने डायरेक्ट यूज किए थे फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में, फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म में। बिल्कुल सर, जो NADH2 जब बना रहे थे तो वहां पे अपन ने यूज किए थे जी। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अपने पास लिखे हुए। तो ये समराइज्ड इक्वेशन है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ग्लूकोज से स्टार्ट करके आपने पायरुविक एसिड बनाया है और जिसमें आपको 2 ATP का गेन हो रहा है और साथ में आपके पास 2 NADH2 भी है, जिनको आगे चल करके अपन यूज करने वाले हैं, ATP फॉर्मेशन करने वाले हैं जी बिल्कुल। तो बच्चों आगे अभी बात करते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस अपना खत्म हो चुका है। ये तो ऐसा पाथवे था जो कॉमन था, चाहे एरोबिक कंडीशन हो चाहे सर एनारोबिक कंडीशन हो, दोनों में चलना ही चलना है और सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। हमने बनाया वहां पे पायरुविक एसिड। अब बच्चों पायरुविक एसिड जो है, सर ने आपको एक बात बताई थी कि उसका जो फेट है, उसका फ्यूचर है, वो आगे डिसाइड करता है सेल की रिक्वायरमेंट पर और साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पर। तो अपन अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कहां चल रहा था बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। सर ने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन वहां है तो फिर पायरुविक एसिड आगे कहां एंटर कर जाएगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड क्या हुई आगे? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, जो कि पायरुवेट है, उसी की अपन बात करें कि वो ट्रांसपोर्ट हो गया कहां से? साइटोप्लाज्म से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में चला, वहां जो पायरुविक एसिड बना अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है। देखिए बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में अब उस पायरुविक एसिड का आगे क्या होने वाला है? पायरुविक एसिड का आगे अपन पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड आगे जाएगा लिंक रिएक्शन में, फिर लिंक रिएक्शन के बाद में वो आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, जहां पे उसका ब्रेकडाउन होगा अपन पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सब पूरा एकदम जो ग्लूकोज से पायरुविक बना, पायरुविक के सारे हाइड्रोजन निकाल लेंगे अपन और फिर उन सारे हाइड्रोजन को यूज करते हुए अपन चलाने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मींस उससे बनाने वाले हैं ATP। कौन सी स्टेप में? ETS में, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ETS भी कहते हैं। अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ओवरव्यू अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लाएंगे पायरुविक एसिड को और फिर वहां लाने के बाद में अपन उससे लिंक रिएक्शन करवाएंगे, क्रेब्स साइकिल करवाएंगे और इन सारे स्टेप्स में जो NADH2 बनाएंगे, FADH2 बनाएंगे या जो हाइड्रोजन निकालेंगे उनको ETS में यूज करके बच्चों बनाने वाले हैं उनसे ATP।
तो स्टेप बाय स्टेप अगर अपन स्टार्ट करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये चलने वाला है, पहले लिंक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम। ये लिंक रिएक्शन चलेगी पायरुविक एसिड से, फिर लिंक रिएक्शन से आगे चलेगा क्रेब्स साइकिल, फिर ये जब दोनों चलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा होगा, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये तीनों सब चलेंगे, तो फिर साथ में हम ईटीएस चलाते हुए एटीपी का फॉर्मेशन भी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस का जो की प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों में आपको पायरुविक एसिड को मेन प्रोडक्ट होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसको की प्रोडक्ट कहा गया है। तो की प्रोडक्ट जो है पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आ गया है। जब आप एनसीईआरटी से एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये लाइनें आपने पढ़ी, आपको समझ में आएगी भाई मेरे को लिंक रिएक्शन पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ईटीएस पढ़ना है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना सर, तो एनसीईआरटी एरोबिक रेस्पिरेशन में डॉट लगा के एक लाइन लिखती है, एज इट इज यही ब्लैक डॉट लगा हुआ है और लाइन लिखी हुई है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट। यहां ये बात समझना जरूरी है कि हम जो रेस्पिरेशन यहां डिस्कस कर रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब बात आती है तो दोनों ही रेस्पिरेशंस में जो बेसिक डिफरेंस आता है ना, वो इस कंप्लीट और इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन का ही आता है। बिल्कुल सर। कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आती है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाँ, अब कंप्लीट और इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन को भी आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए भाई। अगर आपने सारे हाइड्रोजन्स निकाल लिए हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है, और अगर अभी आपने पूरे हाइड्रोजन्स नहीं निकाले हैं तो इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। करवाना किसका है? पायरुविक एसिड का करवाना है, क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनाया और उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में ला रहे हैं। पायरुविक एसिड की बात आती है तो पायरुविक एसिड में कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे सर, 2 और साथ में हाइड्रोजन्स भी हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा है C3H4O3। जी सर। तो द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज, देखिए एक स्टेप में नहीं हो रहा, लिंक रिएक्शन चलेगी, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स। क्यों? ऑक्सीडेशन करवाना है, और रेस्पिरेशन में जो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं वो हम हाइड्रोजन एटम्स को निकाल कर ही तो करवाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो कंप्लीट अपने हाइड्रोजन्स बाहर निकाले। साथ ही साथ जब हाइड्रोजन आप सारे बाहर निकालेंगे तो आपको 3 मॉलिक्यूल किसके मिलने वाले हैं? CO2। पायरुविक एसिड से जब आपने हाइड्रोजन्स निकाल लिए तो पीछे बचा कार्बन, और कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो पायरुवेट में 3 कार्बन थे, उनसे 3 CO2 बने, लेकिन कब बने? जब आपने उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया, सारे उसमें से हाइड्रोजन्स बाहर निकाले। और ये करवाया कब? लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। जैसे अपने पास पायरुविक एसिड था, इस पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन। ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जी सर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में आगे क्या होने वाला है कि भाई जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। मतलब 3 कार्बन से सर 2 कार्बन का बन गया, इसका मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इससे आगे एक प्रोसेस चलता है क्रेब्स साइकिल। और जब क्रेब्स साइकिल की बात आती है तो इसमें निकलते हैं 2 CO2 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सर, 2 ही तो बचे हैं यहाँ। हाँ, कार्बन बचे हैं, दोनों के दोनों निकल बिल्कुल। तो यहाँ कितने कार्बन थे? 3। तो एक यहाँ निकला, 2 यहाँ निकले। कितने कार्बन CO2 निकल गए? 3। सही है। लेकिन निकले कब? जब आपने सारे हाइड्रोजन निकाले। तो देखिए यहाँ CO2 निकल रहा है, देखो हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं, यहाँ CO2 निकल रहे हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन निकल रहे हैं NADH2 और FADH2 की फॉर्म में। तो यही ये लाइन कह रही है कि भाई स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, कि जब आप हाइड्रोजन्स को निकालेंगे तो साथ में 3 मॉलिक्यूल्स CO2 के भी निकल जाएंगे। इसका मतलब एनसीईआरटी का ये जो पॉइंट है, ये हमें लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों के बारे में समझाता है। इस एक पॉइंट से हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिलाकर 3 CO2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अगर इस लाइन में मैं पायरुविक एसिड की जगह पे लिख दूं ग्लूकोज, तो आप समझिए ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6। तो ये पायरुविक एसिड जो होंगे इसके 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए होके क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन आप डबल कर दीजिए। तो यहां जो 3 CO2 निकल रहे हैं वो ग्लूकोज के लिए 6 CO2 का मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हम लिंक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम क्रेब्स साइकिल की बात करने वाले हैं। जी सर। तो बिल्कुल सर, अभी अपन लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जी। लिंक रिएक्शन का सर आपने एक और नाम लिख रखा है गेटवे रिएक्शन, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। देखिए बच्चों, लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, सर ने अभी पिछली स्लाइड में भी बताया कि आपको जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे हैं उसको अपन लिंक रिएक्शन कह रहे हैं, जिसमें CO2 निकाल रहे थे और NADH2 बन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करना था कहां से? पायरुविक एसिड से।
पायरुविक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का। और जो हमने बनाया वो एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो सर देखिए 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ये बन गया, बना हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, इसीलिए अपन इसको कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं तो इस रिएक्शन को करवाने वाला जो एंजाइम है सर, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये एंजाइम जो है इसको कुछ हेल्पर चाहिए काम करवाने के लिए, मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। उसको उस कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 तो होते हैं सर कोफैक्टर और एक होता है अपना एंजाइम। मतलब कि ये एंजाइम तभी वर्क करेगा जब इसके साथ में ये हेल्पर होंगे, कोफैक्टर्स होंगे। कोफैक्टर्स के बारे में भी एंजाइम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक तरह से ये मान लें कि ये कोफैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम के एक्टिवेटर्स होते हैं। ये है तो एंजाइम एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा मैग्नीशियम +2 है, ये आपको याद रखना है। 5 कौन कौन से है वो अभी अपन बताने वाले हैं। देखिए बच्चों, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम मैं बना रहा हूं तो अपन इसका क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे। ये तो हमारा मेन मतलब मोटिव यही है कि भाई हाइड्रोजन निकालने हैं हमने। जी, जितने मिल रहे हैं हाइड्रोजन सारे निकाल लो बस आप जी। तो पायरुविक एसिड से अपने हाइड्रोजन निकाले और हाइड्रोजन निकालने के लिए मॉलिक्यूल यूज किया NAD+। NAD+ ने उससे हाइड्रोजन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, NADH2 में। हाइड्रोजन जैसे निकलता है तो उसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो पीछे सर अपन को पता है हाइड्रोजन निकलता है तो पीछे बाद में क्या बचेगी, उसके पास कार्बन और ऑक्सीजन है, तो उसमें से CO2 भी निकल जाएगा। तो इस पूरी एक ही प्रोसेस में हमने उसमें से हाइड्रोजन भी निकाल लिए और CO2 भी निकाल लिए। अब सर जब भी किसी इक्वेशन में से हाइड्रोजन निकलते हैं तो जो अपन उनको याद करो क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। जब भी CO2 निकलती है तो अपन कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो या तो मैं इसको कह दूं कि ये डिहाइड्रोजिनेशन डीकार्बोक्सिलेशन है, या अगर मैं कहूं कि अपन तब से ऑक्सीडेशन करवाते आ रहे हैं, फूड को तोड़ते आ रहे हैं, तो जैसे हाइड्रोजन निकाले तो इसका क्या हुआ है सर, ऑक्सीडेशन। मतलब पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकले तो उसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और साथ में CO2 भी निकली तो क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम अपन ये भी देते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, साथ में से उसमें से CO2 भी निकल रही है, तो इसको अपन डीकार्बोक्सिलेशन भी कह रहे हैं। और जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है उसमें से एक CO2 वाला कार्बन निकला तो एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन बन गए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है बच्चों पायरुविक एसिड से, ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इस पूरी प्रोसेस को अपन कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एसिटाइल के कोएंजाइम ए है अपना, ये आगे जाने वाला है अपने क्रैब साइकिल के अंदर। अब सर क्रैब साइकिल तो बहुत सारी आपने बताई थी, जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस आने वाली है इसमें, और ग्लाइकोलाइसिस में भी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ के आए। इन दोनों पाथवे को कनेक्ट करने वाली रिएक्शन जो है अपनी वो है लिंक रिएक्शन। मतलब क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले क्रेब साइकिल को चलाने के लिए जरूरी है कि आपको यहां मिले एसिटाइल ग्रुप, और ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये क्रेब साइकिल को चलाएगा और ये मिलेगा आपको लिंक रिएक्शन से। इसलिए साइटोप्लाज्म में चलने वाले ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली क्रेब साइकिल को जोड़ने वाली जो रिएक्शन है ना, उसे हम लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ बेटा आप ये भी बात याद रखिए यहाँ कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था इसमें 2 कार्बन थे। जी बिल्कुल। अब ये जो 2 कार्बन हम काउंट करते हैं ना, वो सिर्फ एसिटाइल ग्रुप के काउंट करते हैं। आप यहां ध्यान दीजिएगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिर्फ एसिटाइल ग्रुप है जो क्रेब साइकिल को चलाता है। कोएंजाइम ए तो यहाँ हेल्पर है, को फैक्टर की तरह काम करता है, जैसे आया वैसा ही चला गया और किसी और लिंक रिएक्शन में काम करेगा। जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की अगर आप बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ फैक्टर भी काम करते हैं, को फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें एक तो एल है लिपोइक एसिड, एक है थाइमीन पायरोफॉस्फेट TPP, एक है मैग्नीशियम आयन। अब ये 3 तो हमने यहां लिख दिए। अब आप ये भी देखें कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम विदाउट कोएंजाइम ए भी काम नहीं करता, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप बनेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए कोएंजाइम ए चाहिए। साथ ही साथ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन से निकलेंगे तो कोई ना कोई हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी चाहिए, और वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ NAD+ है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में साथ में जो 5 हेल्पर आप पढ़ रहे हैं, इनमें से आपको ये याद रखना है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम आयन, कोएंजाइम ए और NAD+ के साथ मिलकर ही काम करेगा। और जो एसिटाइल ग्रुप है वो आगे क्रेब साइकिल को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एसिटाइल ग्रुप जो है वो जाएगा इसमें क्रेब साइकिल के अंदर, और कोएंजाइम ए तो हेल्पर था और जैसे आया वैसे ही वो बाहर निकल जाता है। इस पूरे रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं, और लिंक हमने क्यों बोला है, क्योंकि क्रेब साइकिल के साथ ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ देता है। जी सर। तो सर आपने बहुत अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना चुके अपन। जैसे अपन ने ग्लाइकोलाइसिस को एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया था, ऐसे अपन लिंक रिएक्शन वाली प्रोसेस को भी एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, स्टार्ट किया पायरुविक एसिड से, ये हमारे पास पायरुविक एसिड, उसके साथ में अपन क्या चाहिए था, सर ने भी बताया कि कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है अपन को। देखिए बच्चों,
एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाओगे तो आपको कोएंजाइम ए भी चाहिए, और पायरुविक एसिड का वहां पर के उसको उससे हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी चाहिए। वो किसको यूज करें? NAD+ को। और एंजाइम जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, याद रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन निकलवा रहा है इसलिए डिहाइड्रोजिनेज। और इसके रिएक्शन को करवाने वाला एक और उसका जो हेल्पर है वो Mg+2 आयन। ये Mg+2 आयन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेटल एक्टिवेटर है ये अभी रिसेंटली सर पूछा गया, हाँ, एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये कि इस पायरुविक एसिड से जब आप एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हो, लिंक रिएक्शन चलाते हो, या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो काम करता है, तो उस एंजाइम के लिए कौन सा मेटल एक्टिवेटर तो मैग्नीशियम आयन काम आता है। साथ में देखिए बच्चों, पायरुविक एसिड जो अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारा बना है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक कार्बन और कहाँ गया? वो CO2 की फॉर्म में निकल गया। तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये हमारी हाइड्रोजन से निकलने के कारण ऑक्सीडेटिव तो है ही, साथ ही साथ CO2 निकलने के कारण डीकार्बोक्सिलेशन भी है, इसलिए इसको अपन कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या अपन उसको कहते हैं लिंक रिएक्शन, या फिर गेटवे पाथवे या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा तभी तो आगे फिर क्रेब्स साइकिल चल पाएगा। जी सर।